आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ लिए थे, ठीक बात है। चलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? बाई लॉज ऑफ कंपनी, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया जाता है इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और जैसी डेफिनेशन वहां दी गई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉज और दिस एक्ट, ठीक बात है कि नहीं? वैसे ही डेफिनेशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की भी दे दी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन is a document as originally framed or altered from time to time according to company's law or this act। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमें बताया गया था लास्ट टाइम, हाँ जी, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक बात है कि नहीं? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद कैसे होने चाहिए? रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है? प्रिंटेड, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेमोरेंडम की बात कही थी, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। और सिग्नेचर्स किनके चाहिए? साइंड बाय सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। ये लास्ट टाइम सब कुछ कर चुके हैं हम, ठीक बात है कि नहीं? कंसेक्यूटिवली नंबर्ड, ये तो लिखा ही नहीं, कंसेक्यूटिवली नंबर्ड भी होने चाहिए, है ना? साइंड बाय सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। और विटनेस के साइन, कितने विटनेस के? एक विटनेस के साइन। और ये जो लोग साइन करेंगे इनके नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन सब लिखना है कि नहीं लिखना? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने सारी कहानी लिख दी और ये कहा था कि जी ये तो एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, लास्ट टाइम किया था ये पॉइंट हमने। और ये कहा था कि जो आर्टिकल्स हैं इसे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि भाई फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है? मेमोरेंडम। इसीलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये है क्या? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज सबऑर्डिनेट। क्या है ये? सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब यह कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में और हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कभी ऐसा हो जाए कि दोनों के अंदर एक ही पॉइंट के बारे में अलग अलग बातें कही जा रही हैं, मेमोरेंडम कुछ और कह रहा है, आर्टिकल्स कुछ और बोलता है, तो किसकी बात मानी जाएगी? मेमोरेंडम की बात मानी जाएगी, क्योंकि मेमोरेंडम एक हमेशा सुपीरियर डॉक्यूमेंट है। सो इन केस ऑफ कंट्रोवर्सी, किसमें? इन एमओए एंड एओए, विच विल प्रिवेल? एमओए विल प्रिवेल। यानी किसकी बात मानी जाएगी? मेमोरेंडम में जो लिखा गया उसकी बात को फाइनल माना जाएगा। देखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाया गया? क्योंकि इंटरनल अफेयर्स यानी इंटरनल मैनेजमेंट को करना था। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके थे? इंटरनल प्रोसीडिंग्स को पूरा करने के लिए। ये सब लास्ट टाइम पढ़ा था हमने। ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स को, इंटरनल अफेयर्स को पूरा करने के लिए हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया गया, ठीक बात है कि नहीं?
और आप जानते हैं कि हमारी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो भी होगी, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये अपने खुद के आर्टिकल भी बना सकती है और चाहे तो एज इट इज टेबल ए को अडॉप्ट कर सकती है। ये चाहे तो एज इट इज टेबल ए को अडॉप्ट कर सकती है। तो ये है हमारी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो अदर कंपनीज हैं, अदर टाइप ऑफ कंपनीज, इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था? इन सब के लिए फॉर्मेट्स कहां दिए गए हैं? टेबल सी, डी और ई में। टेबल बी क्यों नहीं लिखा भाई हमने? क्योंकि वो तो सिर्फ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसका फॉर्मेट है वो, तो इसीलिए उसको यहां पर नहीं लिखा गया। टेबल सी किस चीज के लिए है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। और विद शेयर कैपिटल कौन सी है? टेबल डी। और जो सारी की सारी लिमिटेड कंपनीज हैं, अनलिमिटेड, जो सारी की सारी अनलिमिटेड कंपनीज हैं उनका टेबल ई में। ठीक बात है कि नहीं? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली होता क्या है? ये सारे के सारे इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर मान लिया जाए कि हम बात करें कि कौन कौन से मैटर इंक्लूड करेंगे, ये सारे के सारे मैटर्स अपने हिसाब से टेबल ए सी डी और ई में लिखे हुए हैं। ठीक बात है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट, जैसे आपको पहले भी बताया कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? प्रिंटेड होना चाहिए। ये वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट थी। ये रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने पॉइंट नंबर जी तक पढ़ लिया था। पेज नंबर 57 पॉइंट नंबर जी, यहां तक हम फिनिश कर चुके थे और उसी का एक रीकैप हमने ये सारा का सारा किया। आइए अब आगे चलें। इंक्लूजन ऑफ एडिशनल मैटर्स इन दी आर्टिकल्स। अब सवाल यह आता है कि जो टेबल सी डी ई में लिखा, ये सब तो भाई कंपनीज एक्ट ने दिया ना। ठीक बात है कि नहीं? अब कंपनीज एक्ट में अगर ये पोजीशन आ जाए कि जी ये जो लिखा है ना, ये हमारी कंपनी से मेल नहीं खाता, ये तो कुछ अलग होना चाहिए, तो क्या करें? तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। क्या कर लेंगे आप उन सारे के सारे मैटर्स को इंक्लूड कर लो जिन मैटर्स पर आपको लगता है कि सारे मैटर्स को इंक्लूड कर लो जिन मैटर्स को क्या लगता है कि आपकी बिजनेस के अनुसार उसे ऐड करना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? तो अपने बिजनेस के मैटर्स को जो आपको लगता है इसमें पूरे नहीं आ रहे, तो आप अपने इंक्लूजन भी कर लो, कोई समस्या नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? तो जो पॉइंट आपका टेबल सी डी में ना कवर हो पाए, हमारे पास ये राइट है कि आप अपने मैटर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चले। तो पॉइंट नंबर एच पढ़ते हैं। लिखा गया है इंक्लूजन ऑफ एडिशनल मैटर्स इन दी आर्टिकल्स। लिखा है कंपनी में इंक्लूड एडिशनल मैटर्स इन दी आर्टिकल्स इन सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस। नॉट इनकंसिस्टेंट को जरा अंडरलाइन कर लो। सो फार दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट। नॉट इनकंसिस्टेंट का मतलब कि आप अपने जो मैटर्स इंक्लूड करोगे वो टेबल सी डी और ई में दिए गए मैटर्स के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए।
बात समझ आई कि नहीं? ये नहीं कि आप इन्हीं पॉइंट में जो लिखा है उसके अगेंस्ट कोई मैटर इंक्लूड कर रहे हो, नो, ऐसा पॉइंट आप इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो क्या लिखा? अ कंपनी में इंक्लूड एडिशनल मैटर्स इन इट्स आर्टिकल्स इन सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन टेबल सी, डी एंड ई अडॉप्टेड बाय द कंपनी। ये क्लियर हो गई बात? अब रिक्वायरमेंट्स सेक्शन 30, बिल्कुल सेम बात जो हम कर चुके हैं। ये पॉइंट हम टेबल ए का जो है ना उसका सिस्टम अलग है। टेबल ए की बात जो कही गई वो क्या कि भाई या तो टेबल ए एज इट इज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप सारे आर्टिकल्स अपने बना लो। तुमने बनाना ही है, सब कुछ अपना बनाओ ना, पूरी पावर दी है आपको। और अगर टेबल ए को अडॉप्ट करना है तो फिर एज इट इज अडॉप्ट करो। ठीक बात है? रिक्वायरमेंट्स को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। पॉइंट नंबर जे हम आज स्टार्ट करेंगे, इसे रब कर दिया जाए। चलिए, क्या लिखा है पॉइंट जे में? ऑल्टरेशन। क्या है? ऑल्टरेशन। भाई मेमोरेंडम के कंटेंट्स को भी तो हम ऑल्टर कर पाए थे, हाँ या ना? कैसे कैसे कंटेंट थे उसके जिसको ऑल्टर किया था? सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा हेफ्टी, सबसे ज्यादा लंबे प्रोसीजर किसमें थे? सिचुएशन क्लॉज के, और उससे कम थोड़े नेम क्लॉज के, और बाकी सारे तो बड़े आसान थे। यानी मेमोरेंडम में आपने देखा कि कितने बड़े बड़े लोगों से मिलने का हमें मौका मिला, है ना? सीएलबी के पास गए, आरडी के पास गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के दरवाजे पर दस्तक दी, इतने सारे काम करने पड़े। लेकिन आपने आर्टिकल्स को अगर करना है चेंज तो कोई टेंशन नहीं है, अपने मेंबर्स को बुलाओ, शेयर होल्डर्स को बुलाओ, उनकी जनरल मीटिंग में उनके सामने प्रस्ताव रखो और 75% यानी 75% क्या करो? मेजॉरिटी से उस चीज को पास कर दो। और ये कैसा रेजोल्यूशन होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप आसानी से अपने इस आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन आरओसी को बिल्कुल मत भूलना। आरओसी को हमें क्या करना पड़ता है? हमेशा 30 दिन में सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। हमने एक बात पहले भी पढ़ी थी कि अगर आप अपनी कंपनी का कन्वर्जन करते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, याद है कि नहीं? तो पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में या प्राइवेट को पब्लिक में किया तो चाहिए क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। नाम चेंज करने की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट वर्ड को ऐड या डिलीट करने की बात नहीं कर रहा मैं, उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए हमें। लेकिन वैसे जो परमिशन चाहिए, तो अगर आपको ऐसा अप्रूवल लेना हो तो क्या करोगे? इस ऑल्ट्रेशन के लिए वहां पर भी अप्रूवल हमें लेना पड़ेगा। आपने क्या किया कि जी अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट किया। आप आर्टिकल्स में तो चेंज करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? सारे के सारे जो रूल्स थे वो तो किसके थे? पहले प्राइवेट के। अब किसके रूल चाहिए हमें? पब्लिक के। तो आप उसे कन्वर्ट करोगे या नहीं? तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाएगी इस पूरे काम के लिए, तो अपना आर्टिकल चेंज कर लो। सिर्फ इस काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ये होता है। इज इट क्लियर? अब 30 दिन के अंदर कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन और एक नया अमेंडेड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लेके पहुंचा दो किसके पास? जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया आपने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी कहां पहुंचाना पड़ेगा? आरओसी के पास। ठीक बात है कि नहीं? इज इट क्लियर? कई लोग पता क्या कहते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को आप अमेंड कर ही नहीं सकते। हम ये चीज अपने आर्टिकल्स में लिख देंगे कि कोई भी पर्सन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड नहीं कर पाएगा। अगर ऐसी बात हमने लिख भी दी तब भी इससे इस आर्टिकल्स को चेंज करने की, अमेंड करने की पावर पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी आपने अगर प्रोहिबिशन लगा दिया कि हम आर्टिकल्स को कभी चेंज नहीं करेंगे, ये प्रोहिबिशन पूरी तरह से इनवैलिड है। ये पूरी तरह से इनवैलिड है। यानी आप जब चाहें इसे अमेंड करवा सकते हैं। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। यानी कंपनी अपने आप को खुद
इस पावर से डिप्राइव नहीं कर सकती। डिप्राइव करने का मतलब अपने आप को उससे, इस पावर को छोड़ देना, कि ये नहीं कि हाँ जी ये पावर तो हमारे पास है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पावर हमेशा और हमेशा बनी रहेगी। आइए जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ें। इसका लिखा गया प्रोहिबिशन ऑन ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज इनवैलिड। यानी अगर आप चाहो कि भाई हम प्रोहिबिशन जो है लगा दें, तो ये प्रोहिबिशन जो है वो आप नहीं लगा सकते। अ कंपनी कैन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स एज अ मैटर ऑफ राइट। ये तो भैया कंपनी का अधिकार है, राइट है। एनी क्लॉज प्रोहिबिटिंग द कंपनी फ्रॉम ऑल्टरिंग इट्स आर्टिकल्स इज इनवैलिड, पूरी तरह से इनवैलिड है। Thus a company cannot deprive itself of the statutory power to alter its articles of association. Is it clear to everybody? चले आगे। अब बड़ी प्यारी सी लाइन आ रही है और साफ साफ बता देगी कि भाई मेमोरेंडम पे जो ये साइन करके आए हैं ना लोग, आर्टिकल्स पे जो ये साइन करके आए हैं, एक तरह से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। मेंबर्स ने और कंपनी, ये दोनों ही क्या हैं, अपने आपस में एक तरह से जुड़ गए कि जो इस मेमोरेंडम में जो आर्टिकल्स में बातें लिखी गई हैं वो हम सारे मानेंगे। ठीक बात है कि नहीं? यानी बाइंडिंग फोर्स कलेक्ट हो गई। बाइंडिंग फोर्स का मतलब क्या है कि इस दोनों मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के कारण कंपनी मेंबर से जुड़ गई और मेंबर्स कंपनी से जुड़ गए। न सिर्फ ये, बल्कि मेंबर्स आपस में भी जुड़ गए। समझ आई बात कि नहीं? यानी अगर मान लिया जाए मेंबर कोई गलत काम करे, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो बात लिखी है उसके अगेंस्ट काम करे, कंपनी उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। उसी तरह से अगर किसी मेंबर को यह लगे कि भाई कंपनी गलत काम कर रही है या करने जा रही है, इन दोनों ही केस में ये मेंबर कंपनी के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है। दोनों बातें समझ आ गई? क्या बात बताई मैंने? अगर कोई मेंबर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में दिए गए प्रोविजंस के अगेंस्ट कोई काम करे तो कंपनी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। अगर कंपनी कोई काम गलत कर रही है या करने जा रही है, उसके लिए ये मेंबर भी उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। अब मेंबर्स की आपस की पोजीशन देखो। मेंबर्स आपस में भी तो जुड़ गए, लेकिन आप कहोगे जी मैंने ये तो मान लिया कंपनी में और मेंबर्स में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक बात है कि नहीं? एबीसी लिमिटेड के शेयर्स आपने ले लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? यस। या फिर आपने सिग्नेचर कर दिए मेमोरेंडम और आर्टिकल पे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? यस। लेकिन मेंबर्स का आपस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? आपस में कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया? यह कहा जाएगा कि जो एक कंपनी हमारी बनी, ये कंपनी, इस कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन है? ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स। ठीक बात है कि नहीं? इन लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब कंपनी का इनके अगेंस्ट और इनका कंपनी अगेंस्ट तो राइट बन गया। लेकिन ये मेंबर्स का आपस में कैसे राइट बना? हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के द्वारा जो ये रिलेशनशिप क्रिएट हुई है कंपनी की मेंबर्स से, मेंबर्स की कंपनी से, उसके साथ साथ एक और इंप्लाइड रिलेशन भी क्रिएट हुआ। क्या कहा मैंने? इंप्लाइड रिलेशन। कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस नहीं है ये। जो ये मेंबर्स हैं, ये एक्चुअली, ये मेंबर भी इस बात को हां कहता है कि मैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को मानूंगा, हां है ना? और ये दूसरा मेंबर भी क्या कहता है? हां, मैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को मानूंगा। ठीक बात है कि नहीं? अगर ये पर्सन और ये पर्सन दोनों एक ही कंपनी में इन्वेस्टर हैं, तो दोनों का मोटिव एक है या नहीं है? बिल्कुल एक है। और अगर उस मोटिव को पूरा करने में कोई एक पर्सन गलत काम करे
यानी मिस्टर एक्स ये मेमोरेंडम या आर्टिकल्स के प्रोविजन को तोड़ देते हैं। अब ये बताओ क्या इस मेंबर के पास राइट है कि वो इस एक्स के अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाए? हम कहेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट को याद कर लो, सीपीटी में जो किया था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला रूल पड़ा था, और एक रूल पड़ा था स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ? कंपनी और एक्स के बीच में। तो भाई ये दूसरा मेंबर कैसे केस फाइल करेगा? हम कहेंगे कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिशियरीज हैं सारे लोग, हाँ है ना, और एक पर्सन अगर कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म करेगा, इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल का जो इस कंपनी से जुड़ा हुआ है उसका इंटरेस्ट हार्म होगा या नहीं होगा। इसीलिए इस मेंबर के पास भी राइट है कि वो दूसरे मेंबर के खिलाफ केस दायर कर पाए, लेकिन यहां पर अगर केस दायर करना है तो अपने नाम से नहीं कर सकता, ये कंपनी के नाम से करवाएगा। अपने नाम से नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, लेकिन ये करवा सकता है किसके नाम से? कंपनी के नाम से। इसका मतलब ये कि जब ये सारा सिस्टम बना और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से एक बाइंडिंग फोर्स पैदा हुई, इस बाइंडिंग फोर्स ने कितने लोगों को आपस में कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंड कर दिया? बताइए। मेंबर्स जो हैं बाउंड हैं किसकी तरफ? बाउंड टू कंपनी। कंपनी बाउंड है किसकी तरफ? मेंबर्स की तरफ। और मेंबर्स एक तरह से बाउंड है मेंबर्स की तरफ। इसे कहते हैं मेंबर्स इंटर से। क्या बोलते हैं? मेंबर्स इंटर से, यानी मेंबर्स आपस में। इज क्लियर और नॉट? थोड़ा सा इटैलिक कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। मेंबर्स इंटर से, क्या बोलते हैं इसे? मेंबर्स इंटर से। अच्छा एक बात बताओ, क्या कंपनी से डील करने वाले लोग जो कि आउटसाइडर्स हैं, कंपनी से डील करने वाले लोग जो कि आउटसाइडर्स हैं, मान लीजिए ये आउटसाइडर्स आ गए, क्या इस मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इनके आरओसी को देने के बाद कंपनी ने किसको दे दिया ये, और लगातार चेंजेस भी किसको बताएगी? आरओसी को। आउटसाइडर्स ने अगर कुछ देखना है तो कहां जाए? आरओसी के पास। पब्लिक डॉक्यूमेंट है भाई, ठीक बात है कि नहीं? मान लिया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मान लिया कि आरओसी को हमने देना है, क्या ये मेमोरेंडम और आर्टिकल किसी भी तरीके से ये शो करता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन आउटसाइडर्स एंड कंपनी, या फिर आउटसाइडर्स एंड कंपनीज मेंबर्स? कहीं से भी कोई ऐसी चीज निकल रही है? रिलायंस के तुम शेयर होल्डर तो नहीं हो, रिलायंस कंपनी भी नहीं हो, तुम कौन हो? आउटसाइडर्स। मान लिया जाए कि तुम कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहो, अभी तक किया नहीं है, क्या कोई रिलेशन है तुम्हारा? तो इसका मतलब ये कंपनी और आउटसाइडर्स में ऐसा कोई रिलेशन, बाइंडिंग फोर्स पैदा नहीं करता ये एमओए और एओए। लाइकवाइज मेंबर्स, इसके मेंबर्स और आउटसाइडर्स के बीच भी ऐसी कोई बाइंडिंग फोर्स पैदा नहीं करता। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? हमने तो यहां पर लिखा था बाउंड टू मेंबर्स, बाउंड टू कंपनी, कंपनी बाउंड टू मेंबर्स, मेंबर्स बाउंड टू मेंबर्स। अब क्या लिखूं? कंपनी एंड मेंबर्स, बोलिए, नॉट बाउंड टू, क्या लिखेंगे?
नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स, क्योंकि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या, आउटसाइडर कोई बिना कॉन्ट्रैक्ट किए केस दायर कर सकता है कंपनी के खिलाफ? कि जी आपने मेमोरेंडम में ये लिखा था, पूरा नहीं किया, हम केस फाइल कर रहे हैं। अरे भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इसमें? क्या कोई ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस वक्त ये भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट। ठीक बात है, चले आगे। नोट कर लिया सभी ने? अब देखो, बात बिल्कुल तय हो गई। हमने मेंबर्स की बात भी कर ली, कंपनी की बात भी कर ली। कंपनी को चलाने लोग कौन, ये बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स। ठीक बात है। तो हमने कंपनी की बात की, कंपनी के मेंबर्स की बात की, आउटसाइडर्स की बात की। आओ जरा अब इस कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स की बात करें। डायरेक्टर जो है कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस पर सील भी लगाई जाएगी। किसकी? कंपनी की। क्या दिखाने के लिए कि भाई ये काम तो कंपनी ने किया हुआ है। याद है ना पपेट शो? पपेट शो चल रहा है अभी, कंपनी काम कर रही है। ठीक बात है कि नहीं? तो डायरेक्टर्स ये काम करेंगे। अब सवाल ये आता है, क्या ये डायरेक्टर्स को भी बाउंड करेगा या नहीं करेगा? आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम करेगा। ठीक बात है जी। देखो, अगर एमओए ने स्कोप बताया, और क्या बताया? पावर्स। वेरी गुड। और क्या बताया? लिमिट्स। स्कोप बोल दिया तो अपने आप ही ऑब्जेक्ट कवर हो गया। क्या क्या बताया? स्कोप, पावर और लिमिट्स। आर्टिकल्स ने क्या बता दिए? रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि ये किए किसके लिए? ये किए कंपनी के लिए। कंपनी का स्कोप, कंपनी की पावर्स, कंपनी की लिमिट्स, और कंपनी कैसे चलाएगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन कंपनी अपने आप काम नहीं करती। करती किसके थ्रू है? अपने एजेंट्स के थ्रू। और एजेंट कौन है? डायरेक्टर्स। इसका मतलब ये स्कोप, पावर, लिमिट्स और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किसको समझाने के लिए बताए गए हैं? कि भैया समझ लो, कंपनी को चलाना है तो चलाने का तरीका ये होगा। ये तुम्हारी पावर्स है, ये तुम्हारी लिमिट्स और ये तुम्हारी कंपनी का स्कोप। और इंटरनल प्रोसीडिंग को ऐसे चलाना है। ये रहे तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब अगर ये डायरेक्टर्स ही कॉन्ट्रावेंशन करें फिर क्या होगा? डायरेक्टर्स जो हैं, अगर ये डायरेक्टर्स ही कॉन्ट्रावेंशन करें, किनकी? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बात ठीक है कि नहीं? अगर इनकी कॉन्ट्रावेंशन करें ये डायरेक्टर्स, फिर क्या होगा? क्या डायरेक्टर्स जो ये काम कर रहे हैं इसका इफेक्ट कंपनी पर और कंपनी के साथ जिन लोगों से ये डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो अब क्या कोई डायरेक्टर्स की लायबिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इसका मतलब यह कि आपके द्वारा की गई कॉन्ट्रावेंशन का असर किस पर पड़ सकता है? इसका हो सकता है कि इफेक्ट किस पर आए? इफेक्ट आए इसका कंपनी पे, और हो सकता है कि इसका इफेक्ट किस पर आए? आउटसाइडर्स पे, या अदर्स लिख सकते हैं आप, आउटसाइडर्स या अदर्स।
अब जब इन लोगों पे इफेक्ट आएगा तो क्या होगा? हम तो कहेंगे जी इन्होंने कंपनी के द्वारा बताए गए स्कोप, पावर और लिमिटेशन का गलत इस्तेमाल किया है। अब इनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये कंपनी के नुकसान की भरपाई करे, यानी इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी कहेगी देखो जी, पांचवी बात, डायरेक्टर्स जो हैं ये बाउंड हैं किसके प्रति? कंपनी और आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स के प्रति बाउंड तब होंगे जब ये आउटसाइडर से कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? बिना कॉन्ट्रैक्ट के तो वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो आउटसाइडर बाउंड तब होगा जब कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक बात है? ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था कि हम मैंगोज बेचेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, और करने क्या लग गए? किसी दूसरी कंपनी से पार्टनरशिप कर ली, आउटसाइडर से पार्टनरशिप कर ली। अरे भाई, तुमने कंपनी के रूप में अपना काम करना है मैंगोज बेचने का, तुम पार्टनरशिप क्यों कर रहे हो दूसरी कंपनी के साथ मैंगोज बेचने के लिए? हो चाहे तुम्हारा पर्पस क्या है? अपने लेवल पर, कंपनी के लेवल पर मैंगोज को बेचना और खरीदना, पैसा कमाना। और अब तुम कर क्या रहे हो? तुम तो क्या करने लग गए? पार्टनरशिप करने लग गए। तो आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट हार्म हो सकता है, ऑब्जेक्ट से बाहर जाके काम कर रहे हैं। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो कहा था कि भाई साइन जब करवाओगे, आपने अगर शेयर ट्रांसफर करवाए, शेयर ट्रांसफर कराते वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए। बात तय हो गई। और एक डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और एक होल टाइम डायरेक्टर जो फुल टाइम इसी कंपनी में काम करता है। इन्होंने क्या किया? डायरेक्टर से साइन करा दिए, कंपनी सेक्रेटरी से साइन करा दिए, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी से साइन करवाए नहीं। अब बेचारा बाहर वाला क्या सोचे? वो तो ये मानेगा ना कि अगर मैंने अपनी तरफ से शेयर ट्रांसफर के लिए बोला तो अपने घर के जो अंदर के काम है वो ये ऑलरेडी पूरे कर चुके होंगे। हाँ या ना? ठीक बात है कि नहीं? क्या एक बाहर बैठे बंदे को डायरेक्टर से यह पूछने की जरूरत है कि आपने अपना प्रोसीजर पूरा किया कि नहीं किया? वो क्या प्रिज्यूम करेगा? जब इन्होंने मुझे शेयर सर्टिफिकेट दे दिया तो यानी इंटरनल प्रोसीडिंग सारी पूरी की पूरी कर चुके होंगे, तभी दिया है। क्या मैं अंदर जाके देखूं हां जी आपने सबने साइन करे कि नहीं करे? क्या पूछने का हक बनता है आउटसाइडर का? तो क्या प्रिज्यूम कर ले आउटसाइडर कि काम पूरा कर चुके हैं? और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो लायबिलिटी फिर किसकी है? डायरेक्टर्स की। ठीक बात है कि नहीं? यानी अगर डायरेक्टर्स कोई ऐसा काम करते हैं, कॉन्ट्रावेंशन करें एमओए की कॉन्ट्रावेंशन का एग्जांपल क्या दिया मैंने? मैंगोज वाला, ऑब्जेक्ट ही चेंज कर लिया। आर्टिकल्स का एग्जांपल क्या दिया? इंटरनल प्रोसीडिंग वाला, साइन करवाने वाला शेयर ट्रांसफर पे। इन दोनों की अगर कॉन्ट्रावेंशन करे तो या तो इफेक्ट कंपनी पे आएगा या आउटसाइडर पे आएगा। तो दोनों ही डायरेक्टर्स से अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। ठीक है या नहीं? अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर्स ने कोई काम किया ना, कंपनी के फायदे का निकल आया, हालांकि अलाउड नहीं था, डायरेक्टली अलाउड नहीं था, बट इनका फायदा हो गया। उसमें लिखा था कि डायरेक्टर इतने रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे कंपनी के लिए बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए। कि प्रॉपर्टी अगर पास करनी होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, उनके पास इतनी पावर है, बस इतने रुपए की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन एक बहुत बढ़िया मौका आया और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन उस लिमिट से बाहर जाके इन्हें काम करना पड़ा।
डायरेक्टर्स ने वो प्रॉपर्टी थोड़े एक्स्ट्रा अपनी लिमिट से बाहर जाके खरीद ली। अब क्या काम है ये? बियॉन्ड पावर। पावर तो दी नहीं थी आपको, आपने क्या कर दिया? कॉन्ट्रावेंशन कर दिया आपकी पावर्स का। अब एक मीटिंग हुई, मीटिंग में डायरेक्टर्स ने प्रूव किया, देखो जी हमने जो किया अपनी कंपनी की भलाई के लिए किया। ठीक बात है कि नहीं? और अगर कंपनी की भलाई के लिए काम किया तो आप देखो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आने वाले समय में 5 गुना हो जाएगी। तो जनरल मीटिंग का फैसला क्या हुआ? चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर देते हैं। लेकिन सवाल ही आता है कि अगर हम आज ऑल्ट्रेशन करेंगे तो ये पावर तो फ्यूचर में आएगी। हाँ है ना भाई? प्रॉपर्टी खरीदी तुमने 15 दिन पहले, आज 15 दिन बाद अगर हम उसमें लिख भी दें कि आज हम इसको पावर देते हैं इस काम को करने की, तो फिर ये पावर तो आगे से आएगी ना। तो पुराना एक्ट जो कर चुके हैं उसको रेटिफाई कैसे करें, अप्रूव कैसे करें? ठीक बात है कि नहीं? तो ये कहा गया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने की पावर आपके पास रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी होती है। यानी अगर आप अपना आर्टिकल चेंज करना चाहो तो रेट्रोस्पेक्टिवली भी कर सकते हो, यानी फ्रॉम द बैक डेट। समझ आ गई बात के नहीं? ये अलाउड है, लेकिन अलाउड कैसे है? जब जनरल मीटिंग में इस बात पर सहमति हो जाए। समझ आई बात के नहीं? तो वो क्या करेंगे? इन्होंने 15 जनवरी को ये प्रॉपर्टी खरीदी, आज हो गई 30 जनवरी। आज हम क्या पास कर रहे हैं? एक रूल कि पावर्स थी डायरेक्टर्स के पास। ये हमने कब से दी थी? 1 जनवरी से। 1 जनवरी की डेट दे दी। उसको आपने चेंज कब से किया? फ्रॉम द बैक डेट। समझ आ गई? क्या कहलाता है ये? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी फ्रॉम द बैक डेट। क्लास 11th डेप्रिसिएशन का चैप्टर, डेप्रिसिएशन फ्रॉम द बैक डेट, याद है कि नहीं? चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सीपीटी में भी किया था आपने। रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड पढ़ा था कि नहीं? उसका मीनिंग क्या था? फ्रॉम द बैक डेट। तो यही काम हम यहां। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर यहां पर नुकसान कंपनी का है तो कंपनी के पास क्या है? या तो कंपनी जी लीगल एक्शन ले ले। क्या कर ले? लीगल एक्शन अगेंस्ट डायरेक्टर के अगेंस्ट हुम? बताइए। डायरेक्टर्स के अगेंस्ट एक्शन ले ले। या फिर क्या करें? अगर कंपनी के फायदे की बात हो तो एक्ट को क्या कर दे? रेटिफाई कर दे। यानी हर हाल में फायदा किसका है? कंपनी का। और आउटसाइडर्स के प्रति अगर कोई ऐसा गलत काम किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? कि आउटसाइडर्स भी डायरेक्टर से पैसा रिकवर कर सकते हैं। किनके अगेंस्ट एक्शन होगा? एक्शन अगेंस्ट डायरेक्टर्स, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर से बाहर जाके काम किया। ठीक बात है कि नहीं? एक बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए। आर्टिकल्स में अगर आपने कोई गलत बात भी लिख दी, रूल है या नहीं है? रूल गलत भी तो बनाए जा सकते हैं। हाँ या ना? एक रूल बना दिया गया कि हमने मिस्टर एक्स को अपना वकील अपॉइंट कर लिया है, परमानेंट सॉलिसिटर। ठीक है जी, सॉलिसिटर होते हैं ना। कई कंपनीज में बहुत केसेस होते हैं। जैसे बहुत टाइम पहले मैं जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी में ऑडिट पे था, तो वहां पर एक परमानेंट वकील हायर किया हुआ था। बहुत सारे केसेस होते थे कंपनीज में। कभी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो कभी ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया। 36 तरह के केस होते थे। उसका काम ही पूरे दिन क्या होता था? केस को सुलझाना। तो वो एक परमानेंट लॉयर्स होते हैं, वहीं बैठे रहते हैं पूरे दिन। अब इसी तरह से अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया गया कि मिस्टर एक्स हमारे परमानेंट सॉलिसिटर रहेंगे
इन्हें किसी भी हाल में हटाया नहीं जा सकता। आर्टिकल्स में लिख दिया। उसने कहा जी अगर मुझे अपनी कंपनी का सॉलिसिटर बनवाना है तो आर्टिकल्स में लिखवाओ कि मिस्टर एक्स को हम कभी नहीं हटाएंगे, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो मिसकंडक्ट ही क्यों ना करे। और इन्होंने लिखवा लिया। थोड़े टाइम बाद उसने मिसकंडक्ट किया, जनरल मीटिंग में उसे हटा दिया गया। मिसकंडक्ट किया भैया, भागो यहां से। उसने केस फाइल कर दिया और ये कहा जी मुझे कैसे हटा रहे हो आप। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है आपने, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, और रूल क्या है, इस सॉलिसिटर को मिसकंडक्ट के बेसिस पर भी हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए आप मुझे नहीं हटा सकते। लेकिन आप जानते हैं ना कि पावर होती है किस चीज को अमेंड करने की, आर्टिकल्स। जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, आर्टिकल को अमेंड कर दिया और कहा भागो यहां से। इसका मतलब केस कौन जीता, कंपनी जीत गई। यानी अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इतनी बड़ी बात लिख भी दी जाए तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये सारी की सारी कहानी बाइंडिंग फोर्स वाली शुरू करते हैं। पेज नंबर 58 पर आ जाइए। पेज नंबर 58। पेज नंबर 58। The legal effects of these documents are, किसके डॉक्यूमेंट्स के, कौन से डॉक्यूमेंट्स के, ऊपर जो लिखे ना बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, उस बाइंडिंग फोर्स की बात कही जा रही है। इस बाइंडिंग फोर्स से लीगल इफेक्ट्स क्या आएंगे उसकी बात की जा रही है। पहला पॉइंट, मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी, कहीं नजर आ रहा है, यस। बाइंडिंग फोर्स का पहला लीगल इफेक्ट नजर आ रहा है क्या, कि मेंबर्स है बाउंड टू द कंपनी। आइए पहले से पढ़े। लिखे व्हेन एमओए एंड एओए आर रजिस्टर्ड, किसके पास, आरओसी के पास। व्हेन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर रजिस्टर्ड, इट इज डीम्ड दैट these documents are signed by each member of the company। क्या माना जाता है कि भाई जितने भी मेंबर्स हैं ना, हर एक मेंबर ने साइन किए हुए हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है, पब्लिक कंपनी है तो 7 सब्सक्राइबर्स ने साइन किया, प्राइवेट है तो कम से कम 2 ने किया। ऐसा कैसे मान लेगी हमारे 1 लाख शेयर होल्डर है तो 1 लाख ने साइन कर दिया। कहते हैं जी कंपनी शुरू करने वाले 7 लोग थे, पब्लिक कंपनी शुरू हुई 7 लोग थे, इन 7 लोगों ने साइन किए, ये प्रोमोटर्स भी थे, ठीक बात है कि नहीं। और इसी मेमोरेंडम पर साइन किए और आर्टिकल्स पे इन 7 लोगों ने साइन किए। अब अगर आने वाले लोग, आने वाले शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स ले लें तो हम क्या प्रिज्यूम करते हैं कि वो लोग मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पूरी तरह से पढ़कर आए, वो सारी की सारी लिखी गई बातों को मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये प्रिज्यूम कर लिया कि जो भी पर्सन कंपनी का मेंबर बनेगा उसने इस पर साइन भी कर दिए हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलें। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर बाउंड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। बाउंड है वो। अ मेंबर विल बी हेल्ड लायबल फॉर ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज डॉक्यूमेंट। कोई भी इसके अंदर लिखा है, एमओए में या एओए में कुछ भी लिखा है, अगर आपने उसको तोड़ा तो भाई तुम लायबल माने जाओगे, ठीक है ना। दस कंपनी में सू इट्स मेंबर्स इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। हमने क्या लिखा कि मेंबर किसकी तरफ बाउंड है, बोलिए, कंपनी की तरफ। अगर इन्होंने गलत काम किया तो फिर केस भी फाइल कौन करेगा, कंपनी करेगी, ठीक बात है कि नहीं। अब उसका रिवर्स, गलत काम कौन करेगा, अब कंपनी। कंपनी किसकी तरफ बाउंड है, मेंबर्स की तरफ। केस फाइल कौन करेगा, मेंबर्स। इसमें 2 बातें आती हैं। एक मिनट मैं भी बताता हूं इस बारे में। तो हमने बात क्या की कि कंपनी अगर कोई गलत काम करती है तो बाउंड किसकी तरफ है, मेंबर्स की तरफ। मेंबर्स केस फाइल करेंगे।
मैंने इससे पहले भी बात बताई थी कि या तो कंपनी कोई गलत काम कर रही है या करने वाली है। अगर कोई गलत काम कर रही है तो केस फाइल सीधा कर दिया और डैमेजेस क्लेम कर लिए कि आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के प्रोविजन को तोड़ दिया। लेकिन अगर यह मालूम हो जाए कि कंपनी कोई गलत स्टेप उठाना चाह रही है तो क्या करें? तो फिर आपने एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में सूट फॉर इंजंक्शन नाम की चीज पढ़ी थी सीपीटी में, याद है कि नहीं? और उसका नाम क्या था? स्टे ऑर्डर। क्या नाम था? यानी उन प्रोसीडिंग्स को वहीं पर रोक दिया जाए। ठीक बात है कि नहीं? तो ऐसे केस में जब कंपनी कोई काम गलत करने वाली है तो ये क्या फाइल करेंगे? सूट फॉर इंजंक्शन, कि पहले कंपनी को ये काम करने से रोका जाए। राइट? अब पूछिए दबा। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट? कंपनी या कंपनी के खिलाफ जब भी केस फाइल करना होगा तो अगर मेंबर्स ने गलती की तो डायरेक्टर्स केस फाइल करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? बाकी डायरेक्टर्स। और अगर कंपनी खुद गलत काम कर रही है तो मेंबर्स अपनी कैपेसिटी में कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे और फिर देखा जाएगा कि ये गलत बात कौन कर रहा है। क्या ये शेयर होल्डर मिलकर कर रहे हैं तो कंपनी कहलाएगी, डायरेक्टर्स कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स का नाम अलग से लिखा गया है। ठीक बात है कि नहीं? लास्ट पॉइंट में डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स अगर कुछ गलत काम करें, डायरेक्टर का मतलब कि ये वो लोग जो कंपनी चला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अपने लेवल पर कुछ गलत डिसीजन लें। ठीक है? लेकिन अगर बॉडी ऑफ मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स मिलकर कुछ गलत डिसीजन लें तो वो क्या है? वो क्या है? कंपनी के द्वारा किया गया गलत काम। कंपनी गलत काम कैसे करती है? मान लिया जाए कोई ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं जो कि मेजॉरिटी तो कह रही है कि हां जी कर दो और माइनॉरिटी कह रही है कि मत करो। अब ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या चीज है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर्स हैं, हां या ना? तो एक ऐसा पार्ट है, कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं, मान लिया जाए ये 3 लोग ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर्स हैं। लगभग 77% होल्डिंग इन तीनों के पास है, शेयर होल्डिंग। अब जरा बताओ मुझे कि इनको किसी की जरूरत है? ऑर्डिनरी पास करना है तो ये तीनों कर दें, स्पेशल पास करना है तो ये तीनों कर दें। इस कारण से जो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। नंबर में तो ये ज्यादा है लेकिन शेयर्स भाई साहब बड़े बड़े छोटे छोटे हैं, इनके बहुत कम पैसे हैं। यानी ये सारे के सारे मिलके 23% शेयर होल्डिंग रखते हैं। एक बात बताइए, अगर इस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में किसी काम के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो क्या यह जरूरी है कि बिल्कुल सही हुआ? हां जी बताइए, जरूरी तो नहीं है ना कि सही हुआ। मान लिया जाए यही जो मेजर शेयर होल्डर थे, मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे, इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो इनके फायदे का है, इनके फायदे का है, लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके फायदे का नहीं है। अब क्योंकि भैया 77% होल्डिंग है, जो ये बोलेंगे वही होगा, तो कैसे एक्शन ले बेचारे माइनॉरिटी वाले? कोई ना कोई तो इनके हाथ में सहारा होना चाहिए कि नहीं? ठीक बात है कि नहीं? अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, यह बताइए कि उस प्रॉफिट का क्या किया जाता है? जितने लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं अभी तक वो जानते होंगे कि या तो प्रॉफिट के बाद आपको डिविडेंड डिसीजन लेना है, या तो आप डिविडेंड दोगे या रिटेन करोगे। ठीक बात है कि नहीं? डिविडेंड देने का मतलब कितना पे आउट कर रहे हो, पे आउट रेशियो निकाली जाती है कि जी 100 रुपए का प्रॉफिट है
तो भाई कितना दे दें शेयर होल्डर्स में, बांट दें, और कितना बचा लें? बचाएं क्यों? आने वाले समय में इसी पैसे को हम क्या करेंगे? कंपनी की भलाई के लिए दोबारा कंपनी में लगा देंगे। क्लास 12th में रिटेन्ड अर्निंग नाम की चीज पढ़ी थी आपने। वो क्या चीज होती है? रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, के आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के जेब में रखते हो। जैसे हमें वॉलेट में एक ऐसी जेब होती है कि जिसमें हम कहते हैं जी ये रख दिए, 1000 रुपए खर्च नहीं करेंगे जब तक कि पोजीशन ऐसी ना आ जाए कि खर्च करने ही पड़ेंगे। वो एक रिजर्व बना लिया। ठीक बात है कि नहीं? तो ये वो हिस्सा है कि मैं कितना रिजर्व बनाऊं या कितना डिविडेंड दे दूं। अभी जो छोटे मोटे शेयर होल्डर होते हैं ना, क्या इनको शेयर्स को बेचने खरीदने में मार्केट में इनकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इससे कोई फायदा होता है? नहीं। जो लोग बेचारे छोटे छोटे शेयर होल्डर होते हैं ना, वो कहते हैं यार मैंने शेयर में पैसा लगाया, कुछ डिविडेंड मिल जाएगा हर साल तो बढ़िया रहेगा। यानी इनके दिमाग में क्या रहता है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट पर मुझे हर साल डिविडेंड मिलता रहे। ऐसे इन्वेस्टर्स की सोच क्या है कि मुझे कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता रहे। लेकिन जो ये बड़े खिलाड़ी है ना, ये कहते हैं भाई मैं क्या करूंगा डिविडेंड लेके, अगर ये पैसा वापस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाए और प्रॉफिट होंगे, हमारे बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू और बढ़ जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये लोग डिविडेंड के ऊपर नहीं खेलते गेम। इनकी गेम क्या है? कैपिटलाइजेशन की, कि मेरे शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़े। तो इनकी सोच अलग होती है। शेयर होल्डर तो ये भी हैं और शेयर होल्डर ये भी हैं। इनकी सोच अलग है और इनकी सोच अलग। अब ये माइनॉरिटी वाले मेंबर्स बेचारे क्या करते हैं? सारे के सारे पैसे को, ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को रिटेन कर लिया गया और री इन्वेस्ट कर दिया गया। हालांकि भलाई इनकी भी है, लेकिन ये चाहते क्या है जी, कम से कम कुछ तो डिविडेंड का रेट बढ़े। तो इसी तरह के और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर इनकी और इनकी सोच नहीं मिलती। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही केस में अगर शेयर होल्डर्स, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कोई एक डिसीजन ले लिया जो कि सिर्फ इनके फायदे का है, तो बेचारे ये क्या करें? इनके पास क्या राइट है? ये कहेंगे कि कंपनी ने एक गलत काम किया है। हालांकि ये रिटेन करना पूरी तरह से गलत नहीं है, बट माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? इसे बोलते हैं ऑपरेशन। जहां ऑपरेशन का केस आ जाएगा वहां पर माइनॉरिटी की बात सुनी जाएगी। किसकी बात सुनेंगे? माइनॉरिटी की, क्योंकि ये हमेशा अपनी मनमानी करते हैं मेजॉरिटी वाले। समझ आई बात कि नहीं? तो ऑपरेशन के कारण हम क्या कहेंगे कि कंपनी ने भले कोई काम कर दिया है, लेकिन कंपनी बाउंड किसकी तरफ है? मेंबर्स की तरफ। अब ये मेंबर्स अगर चाहें तो कंपनी के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। समझ आई बात कि नहीं? अच्छा, मान लो कि इन शेयर होल्डर्स का नंबर 100 है टोटल। उनमें से 3 लोगों के पास 77% होल्डिंग है और 97 जो बचे हुए हैं, 97 मेंबर्स, इनके पास 23% होल्डिंग है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 लोग ही चाहते हैं कि कंपनी पैसा एक नए पॉइंट में इन्वेस्ट करे, और बाकी सारे लोग कहते हैं नहीं, हमें नुकसान होने का डर है। ये 97 मेंबर्स क्या बोल रहे हैं? केस में नुकसान होने का डर है, हम नहीं चाहते। लेकिन भाई स्पेशल रेजोल्यूशन तीनों ने पास कर दिया, क्या कर लोगे तुम? ये तीनों के पास पैसा बहुत है, रिस्क ले सकते हैं। ये बेचारे रिस्क नहीं लेना चाहते, ये कहते हैं हम तो मर जाएंगे, हमारे पास तो पैसा ही थोड़ा थोड़ा है। ये 97% वाले मेंबर्स राजी नहीं है। लेकिन रूल क्या कहता है? 75% स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया, आर्टिकल्स को चेंज करो, काम पूरा करो, खत्म बात। हाँ या नहीं? इसका मतलब ये तीनों लोग ऑपरेसिवली काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? ऑपरेसिवली। इसका मतलब इन
पूरी की पूरी कंपनी की मीटिंग्स में जो डिसीजन हुआ है वो इन लोगों के अगेंस्ट जा रहा है, ये कहते हैं जी काम गलत है, क्या ये कंपनी के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं? हां, क्योंकि ये डिसीजन किनका है? कंपनी का है। 75% का मतलब क्या है? कंपनी बोलती है कि ये काम करना है। अब इस कंपनी के अगेंस्ट कौन केस फाइल करेंगे? मेंबर्स, कि जी ये काम मेजॉरिटी नंबर के हिसाब से देखें तो हम लोग इसके लिए राजी नहीं हैं। बात समझ आ गई? थोड़ी सी डिटेल लंबी हो गई है, लेकिन ये आने वाले समय में आपके काम बहुत आएगी। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के नाम से एक बहुत बड़ा टॉपिक है कंपनी लॉ में, जो आने वाले समय में आप पढ़ेंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो उसका ये बेसिक है। और पॉइंट क्या हो गया कि जहां पर भी मेंबर्स और कंपनी की बात आए तो कंपनी का मतलब, कंपनी के डिसीजन का मतलब जनरल मीटिंग में लिया गया फैसला। मेंबर्स जो है उस फैसले के अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं? आइए पढ़े अब पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। लिखे कंपनी इज बाउंड टू इट्स मेंबर्स, द कंपनी इज ऑल्सो बाउंड टू द मेंबर्स बाय द प्रोविजंस ऑफ these documents. The company will be held liable for any breach. Every member can sue the company for enforcement of these provisions. Every member can bring an injunction when company is about to commit a breach. About to commit का मतलब, मान लिया जाए आर्टिकल्स में कोई पॉइंट लिखा था, उसको तोड़ा जा सकता है। आपस में डिसीजन ले रहे हैं ये लोग, तो जिस मेंबर को पता लग गया कि कंपनी ये काम कर सकती है तो एक इंजंक्शन का ऑर्डर ले आए कोर्ट से, अपने आप कंपनी इस काम को अब नहीं कर पाएगी। इज इट क्लियर? चले आगे। तो 2 बातें सीख ली। मेमोरेंडम और आर्टिकल की बाइंडिंग फोर्स के कारण मेंबर कंपनी के प्रति लायबल है, यानी कंपनी मेंबर के अगेंस्ट केस फाइल करके क्या कह सकती है कि आपने आर्टिकल्स या मेमोरेंडम के प्रोविजन को तोड़ा है। लाइकवाइज कंपनी अगर कोई गलत काम करे तो मेंबर्स केस फाइल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, द मेंबर्स आर बाउंड इंटर से का मतलब टू वन अनदर, आपस में। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी अमंग देमसेल्व्स आर ऑल्सो बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। क्या पॉइंट बताया था मैंने? एक्स और ये वाई, हालांकि ये मेंबर्स ही हैं, लेकिन एक्स जो है किसी ना किसी प्रोविजन को तोड़ रहा है, तो क्या करे? क्या वाई अपने नाम से केस फाइल कर पाएगा? नो, कंपनी के नाम से केस दायर करेगा। आइए पढ़े। दो देयर इज नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स, तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है ये? आपस में इंप्लाइड है ये। दो देयर इज नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स, बट द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं हमारे, but the members are bound between themselves, आपस में बाउंड है। क्यों? क्या रीजन बताया था मैंने? क्यों ये दोनों लोग बाउंड हैं? क्योंकि दोनों ने ही एक ही मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर एक तरह से साइन किए हैं, दोनों ही एक ही तरह की कंडीशंस को मानने के लिए राजी हैं, इसीलिए फिर वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं? ठीक है। लास्ट लाइन में लिखी है बात जो हम कई बार कर चुके हैं अभी तक, बढ़िए जरा। लिखा है हाउ एवर अ मेंबर कैन ओनली सू द अदर मेंबर थ्रू द कंपनी एंड नॉट इन हिज ओन नेम। इसमें एक वर्ड मेंबर के बाद हैज लिखा है, उसे काट दीजिए जरा। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करें। कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। क्यों? आपस में कोई इनकी कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है ही नहीं। ध्यान से पढ़िएगा। द कंपनी एंड द मेंबर्स आर नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। द आर्टिकल्स डू नॉट कॉन्फर एनी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट अपॉन आउटसाइडर्स
अगेंस्ट द कंपनी और इट्स मेंबर्स। साफ लिखा है भाई आर्टिकल्स में, बाहर वाले लोगों से कोई लेना देना है नहीं। क्यों? ये डील ही किससे करता है? इंटरनल अफेयर से डील करता है, तो आउटसाइडर का नाम ही कहां आया, है ना। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, लिखा है दस एन आउटसाइडर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज डॉक्यूमेंट्स एंड ब्रिंग एन एक्शन अपॉन द कंपनी। इज इट क्लियर? चले आगे। पांचवा और आखिरी पॉइंट हमारी बाइंडिंग फोर्स का, पॉइंट नंबर 5 क्या था? डायरेक्टर्स आर बाउंड टू कंपनी एंड आउटसाइडर्स। ये हमने डिस्कस किया सारा, आइए पढ़े। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी डिफाइंस व्हाट? पावर्स एंड लिमिटेशन। अरे अरे अरे, ये क्या लिख दिया? पावर्स और लिमिटेशंस तो मेमोरेंडम में डिफाइन होती हैं, लेकिन ये पावर्स, स्कोप, लिमिटेशन होती है कंपनी की। अगर आर्टिकल्स में कोई पावर्स एंड लिमिटेशन दी गई हैं तो वो दी गई हैं मेंबर्स की, डायरेक्टर्स की। ठीक बात है कि नहीं? ये पढ़े तो लिखा है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी डिफाइंस द पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑन पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। किसकी बात की जा रही है? डायरेक्टर्स की पावर्स की बात की जा रही है। अब इसका अगर कोई डायरेक्टर कॉन्ट्रावेंशन करे तो क्या होगा? आइए पढ़े। लिखा है एनी कॉन्ट्रावेंशन बाय द डायरेक्टर्स मे हैव टू इफेक्ट्स। दो तरह के इफेक्ट होंगे, या तो ये कंपनी को इफेक्ट करेगा और या फिर आउटसाइडर को। दोनों ही बातें हमने यहां लिखी। तो पहला पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑन कंपनी। इन केस द कॉन्ट्रावेंशन अफेक्ट्स द कंपनी, द मेंबर्स कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स। ठीक बात है कि नहीं? और दूसरी बात, हाउएवर द मेंबर्स में रेटिफाई द एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स इफ दे सो डिजायर। यानी अगर यही बात कंपनी के फायदे की निकल आए तो वो क्या कहेंगे? चलो जी चलो, ठीक है, हम सारे मिलके इसको पास कर देते। पुराने एक्ट को पास करने का मतलब क्या हुआ? रेटिफाई करना, रेटिफाई करना। और ये रेटिफिकेशन होगा कैसे? रेट्रोस्पेक्टिवली, राइट। चले आगे। बट वेयर द ब्रीच ऑफ पावर्स हैज रिजल्टेड इन अ लॉस टू द कंपनी, द डायरेक्टर्स आर लायबल टू रीइंबर्स द कंपनी एनी लॉस सो सफर्ड। ठीक बात है कि नहीं? कोई नुकसान हुआ तो भैया डायरेक्टर्स ही क्या करेंगे? इसकी भरपाई करेंगे जी। जैसे सपोज कंपनी को कोई फायदा हुआ उस काम से जो उनकी पावर में नहीं था, डायरेक्टर्स ने कोई काम किया और कंपनी के दिए गए मेमोरेंडम आर्टिकल्स की पावर से बाहर था, लेकिन फिर भी फायदा हो गया। तो सर लेकिन अगर उस केस में भी जैसे आपने कहा कि मेंबर्स उसको रेटिफाई कर सकते हैं, तो अगर उस केस में भी 77 इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डायरेक्टर्स आर्टिकल्स के द्वारा दी गई पावर्स को क्रॉस करते हैं, लेकिन वो मेमोरेंडम के अंदर आती है, लेकिन वो मेमोरेंडम के द्वारा दी गई पावर्स के अंदर आती है, तभी उसका रेटिफिकेशन हो पाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, एक कंपनी का काम क्या है? बिल्डिंग्स को परचेज करना। ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? ये उसके मेमोरेंडम में लिखा होगा कि नहीं? लिखा होगा। लेकिन डायरेक्टर्स की पावर्स पे हमने एक लिमिट लगा दी आर्टिकल्स के थ्रू। मेमोरेंडम का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉपर्टीज खरीदना, बेचना। आर्टिकल्स में क्या लिखा है कि डायरेक्टर्स 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी अपने आप नहीं खरीदेंगे। और डायरेक्टर्स ने देखा यार ये तो बड़ा ही बढ़िया जो है मौका है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ 75 लाख रुपए में मिल रही है, सीधा 25 लाख का फायदा। अगर हमने शेयर होल्डर्स की वेट की तो ये प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने क्या किया? अपनी पावर्स को क्रॉस करके 50 की जगह 75 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली। और जब जनरल मीटिंग बुलाई और कहा देखो जी हमने कितना अच्छा काम किया है, वो कहेंगे अच्छा काम है ये, तुमने तो अपनी पावर्स को क्रॉस कर दिया। वो कहेंगे आप जरा देखो तो सही, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हम 75 लाख रुपए में खरीद चुके हैं, 25 लाख रुपए का सीधा सीधा फायदा है कंपनी को। शेयर होल्डर सोचेंगे हाँ यार बात तो ठीक है।
शेयर होल्डर्स अब चाहते हैं कि हम इस एक्ट को रेटिफाई कर दें। रेटिफाई किया जा सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आर्टिकल्स को चेंज करो विद व्हाट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पॉसिबल है। लेकिन इस रेटिफिकेशन को करते वक्त ध्यान क्या रखेंगे वो, कि ये हमारी मेमोरेंडम में दिए गए स्कोप के ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। यानी रेटिफिकेशन किसका होगा, उसी चीज का जो आर्टिकल से बाहर है लेकिन मेमोरेंडम के अंदर है। इज इट क्लियर, समझ आई बात? चले आगे। तो इफेक्ट ऑन द आउटसाइडर क्या पड़ेगा, लिखे इन केस द कॉन्ट्रावेंशन अफेक्ट्स द आउटसाइडर द डायरेक्टर्स एंड द कंपनी विल रिमेन लायबल टू द आउटसाइडर्स। इज इट क्लियर, समझ आ गई बात? जरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। आउटसाइडर के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, मैंने जो शेयर्स को ट्रांसफर करने का केस आया, कोई एक नया बंदा है जिसको शेयर ट्रांसफर करने हैं या कोई उससे बिजनेस करना है, कोई एक ऐसा उसने प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेना है और आर्टिकल्स में लिखा है अप्रूवल के लिए 3 लोगों के साइन चाहिए, लेकिन आउटसाइडर को तो पता ही नहीं कि भी इसमें 3 चाहिए या 1 के साइन चाहिए या 2 के चाहिए। उसने डायरेक्टर ने 2 के साइन कराए और दे दिया। अब क्या इस पर्सन की कोई गलती है? अगर बाद में कंपनी कहती नहीं हम तो ये काम करेंगे नहीं, कंपनी को ये काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेमोरेंडम में दिए गए ऑब्जेक्ट को तो पढ़ सकता है, लेकिन आर्टिकल्स में दी गई इंटरनल प्रोसीडिंग को थोड़ी जानने की जरूरत है इसको। ये क्या प्रिज्यूम करेगा कि भाई अंदर का काम पूरी कंपनी ने कर लिया है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर्स ने किया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन डायरेक्टर्स एजेंट किसके हैं भैया? डायरेक्टर्स जो हैं अगर कोई गलत काम करते हैं तो कंपनी को जाएगा कि कंपनी ने ये काम किया, चलो ठीक है। अब पता लगा वो कहे जी कंपनी का कोई कसूर नहीं है, ये डायरेक्टर्स ही पीछे बैठे बैठे गलत काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टर